नमस्कार कदरदान मेहरबान साहिबान, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं अनिल गुजर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांवलिया जी, चित्तौड़गढ़ से। तो कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मस्त होला। मस्त तो होनी चाहिए यार, खाने पीने का पूरा ध्यान रखो और पढ़ाई का ध्यान रखो, इसके अलावा और कुछ नहीं ज़िंदगी में। क्योंकि पढ़ लिख लोगे तो अच्छी लाइफ सेट हो जाएगी, वरना वहीं कहीं काम करना है किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में, जहाँ 8-10 घंटे थाने काम करना पड़सी। 8-10 घंटा काम करके थाने 8-10 हज़ार रुपया देसी जगह मायने था किराया नहीं चल ते कहीं तो दोस्ती करोगा, कोई सुखाई सेटिंग बनाओगा और के घर का न पाड़ोगा। कछु ना कर सको भाई, जब तक मजदूरी करोगा तो कुछ कछु ना हो। तो भाई सरकारी नौकरी लाग जाओगा पढ़ लिख लेगा तो, क्योंकि सरकारी नौकरी से बढ़िया ना तो कोई फेयरनेस क्रीम है आज की दुनिया में, ना कोई जिम है। अगर तुम बैंगन भी हो तो शाही पनीर तुम्हारी होगी। तो इस वजह से पढ़ लो, कछु ना होगा यूँ इधर उधर घूमने से। पढ़ाई पे पूरा फोकस करो और अपने आप ज़िंदगी सेट हो जाएगी पढ़ाई करोगे तो। वो बाकी हमें कोई लालच नहीं है, टीचर कभी भी ऐसे लालच नहीं है कि यार ये पढ़ लिख लेगा तो नौकरी लग जाएगा तो मेरे को कुछ मिलेगा, हमें कछु ना मिले। आप पढ़ रहे हो तो मेरे को कौन सी कमाई हो रही है यूट्यूब से? कछु नहीं हो रही मेरे तो, मैं तो आराम से बस यूँ ही। चलो अपने पढ़ाने से कोई बच्चे को कोई टॉपिक समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आ रहा है तो भी उसमें कोई नहीं है, मेरे को कोई ना तो फ़ायदा है इसमें ना कोई नुकसान है यूट्यूब पे पढ़ाने का। जिसको पढ़ना है वो पढ़ ले, वो जिन्हें नहीं पढ़ना है ना पढ़ो भाई। हमारे यहाँ थोड़ी है कि मन थे देखोगा पढ़ोगा तो हमारा कोई फ़ायदा उसी। एक टीचर इसी लालच में जीता है कि उसका स्टूडेंट हमेशा सक्सेस हो जाए, नौकरी लग जाए, ताकि कभी मिले तो ऐसे खुशी हो कि वाह यार मेरा पढ़ाया हुआ बंदा आज नौकरी लाग गयो। तो नहीं लागोगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि आपकी इच्छा है कि आप क्या करना चाहते हो। तो ज़िंदगी में सिर्फ एक ही लक्ष्य रखो, पढ़ाई, और बाकी यार दोस्ती ये वगैरह सब छोड़ दो दादा। और कहीं लेना देना कौन है, कोई काम नहीं आवा है, ना तो यार आवा है ना प्यार आवा है। काम आओगी सिर्फ पढ़ाई। अगर ज़िंदगी में कभी प्यार, यार और व्यापार में से कोई एक चीज़ चुननी पड़े ना थाने, तो सीधा व्यापार चुन लीजिए, ना कि प्यार और यार। कहीं चुन लो सीधा व्यापार। तीनों में से अगर प्यार, यार और व्यापार में से कोई एक चुनना पड़े ना थाने, तो सीधा व्यापार चुन लीजिए। क्योंकि अगर आपकी जेब में नोट होंगे तो ये दोनों झक मार के थारे पास आओगा। आज के पैसे में बहुत ताकत है यार, तो पैसा कमाओ यार। बाकी नहीं कमाओगा तो कुछ नहीं। मैं नहीं कह रहा कि आप नौकरी लग के कमाओ यार, कैसे भी कमाओ, पर पैसे होने चाहिए। आज के टाइम में राजा वो नहीं है जिसकी बाहों में रानी है, राजा वो है जिसके जेब में नोट है। समझ रहे हो? राजा वही होता है, क्योंकि ये रानी वानी तो सब चलती रहे भाई। तो मेरा ये इतना कहने का मतलब यही छो दादा और भाई साहब लागो थे कहीं भी लागो जो भी हो, कि पढ़ाई करो। ये घूमो फिर वो बंद कर दो, कोई काम नहीं आवे यार दोस्त। सब टाइम पे छूटता जाओगा छूटता जाओगा छूटता जाओगा और जाता जाओगा। नए दोस्त जुड़ते जाएंगे ज़िंदगी में, जिस तरह से आप आगे जाते जाओगे नए नए दोस्त जुड़ता जाओगा, पुराना दोस्त छूटता जाओगा। और यही प्रकृति का नियम है। आप जिस तरह आगे बढ़ते जाओगे पुरानी चीज़ें आपसे दूर हटती जाएंगी, और उस कल्चर में जो आपके साथ है वो आपके नए दोस्त बनते जाएंगे। ये सीधा सा फंडा है, इसमें देखो कोई डाउट नहीं है। तो इस ज़िंदगी में करियर पर ध्यान दो, और कुछ नहीं है। बाकी अब अपन आते हैं पढ़ाई पर, क्योंकि ये तो मैंने ऐसे बोल दिया, थोड़ा बहुत आ गया तो कुछ बोल दिया। तो पढ़ाई की बात यह है कि थाने मैं 2-4 टॉपिक पढ़ा चुके हूँ। मैं कोई चैप्टर वाइज चल रहा नहीं, जो मेरे को टॉपिक आ जाता है, जो बच्चे पूछते हैं वो पढ़ा देता हूँ। तो आज भी एक ऐसा टॉपिक है कि कुछ बच्चों ने पूछा कि सर ये मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, जो ह्यूमन होता है उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन, मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, वो सर समझाओ। तो फिर मैं मेरे को चलो मैं बताता हूँ सबको। तो आज ध्यान दो इधर भाई, है ना। मस्त रहो, बस पढ़ो और खेलो कूदो, मस्त रहो। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत पढ़ लो, हो गया। तो आज है पढ़ा रहा हूँ मैं मानव में
मानव में लिंग निर्धारण। अब सबसे पहले बात यह है, ये आपके 10वीं कक्षा का टॉपिक है। 12वीं कक्षा में अगर आप बायोलॉजी सब्जेक्ट लोगे तो वहाँ भी आपको पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहली बात है कि ये लिंग निर्धारण होता क्या है सर। आपके कक्षा 10 में आ जाए, मान लो कि आप मानव में लिंग निर्धारण को बिल्कुल सचित्र समझाइए, सूत्र फॉर्मूले वाइज से, गुणसूत्रों के हिसाब से, तो आप किस तरह समझाओगे। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिंग निर्धारण होता क्या भाई। कहीं ऐसे घंटा समझा दोगे, जब ध्यान नहीं है लिंग निर्धारण क्या है तो कहीं कटे से समझा दोगा, आशी के धन नहीं आओगे। जब पहले पता तो होना चाहिए कि ये लिंग निर्धारण है कि मानव को तो सबने पता है कि मानव जी मैं मानव हूँ, तो वो तो सबने पता है, पर ये लिंग निर्धारण को समझिए, जब थे कहीं समझाओगा लिंग के बारे में। हाँ, तो ये समझो लिंग निर्धारण कैसे होता है। लिंग निर्धारण क्या होता है कि मान लो दो लोगों के बीच में जनन की प्रक्रिया हो रही है, और जनन की प्रक्रिया होने के बाद में निषेचन हुआ। निषेचन होने के बाद में जो बच्चा होगा वो लड़का होगा या लड़की होगी, ये किस प्रकार निर्धारित होगा, इस प्रक्रिया को बोलते हैं लिंग निर्धारण। समझ रहे हो? नहीं समझ? अरे जब दो लोगों के बीच में निषेचन होगा तो जो होने वाली संतति है वो लड़का होगी या लड़की होगी, ये किस बात पर डिपेंड करेगा, किस तरीके से होगा, ऐसा क्या होगा, वो सारी प्रक्रिया जिस तरीके से समझी जाती है, जो समझने का तरीका है, वो सब कहलाता है लिंग निर्धारण। मानव में लिंग निर्धारण अलग अलग जीवों में अलग अलग गुणसूत्र होते हैं, उसके हिसाब से ये अलग अलग होता है निर्धारित। तो लिंग निर्धारण समझ गए कि जब दो जनकों के बीच में संकरण होता है या निषेचन होता है तो जो होने वाली संतति है वो लड़का होगी या लड़की होगी, ये निर्धारित करने का जो पैमाना होता है वो ही है मानव में लिंग निर्धारण। तो पता लग गया कि मानव में लिंग निर्धारण की लड़का होगा या लड़की होगी, इसके बारे में जानकारी जिस माध्यम में चार्ट में प्राप्त की जाएगी वो चार्ट में आपको यहाँ बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मानव में बच्चा होगा कैसे भाई, ऐसा क्या प्रक्रिया होगी कि वो बाद में है लड़का होगा या लड़की होगी, वो तो बाद की बात है, पर पहले क्या होगा ये चीज आपको आनी चाहिए। तो मानव में लिंग निर्धारण सबसे पहले आपको एक चीज समझनी चाहिए कि जो मानव होता है उसमें युग्मक बनते हैं, और जो मादा होती है नर और मानव, मादा और नर दोनों के युग्मकों का जब संलयन होता है तो निषेचन बोलते हैं उसको। और उस निषेचन के बाद में जो माता का जो गर्भाशय होता है उसमें बच्चा पलता है, बच्चा पलता है 9 महीने तक, और 9 महीने के बाद में उसकी जो प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद में उसका जो प्रसव होता है उसके बाद में बच्चा जन्म लेता है। अब वो बच्चा होगा या बच्ची होगी, ये कैसे होगा ये मैं अभी आपको समझाऊंगा कि मानव में लड़का या लड़की किस प्रकार डिफाइन होते हैं, ऐसी क्या प्रक्रिया होती है कि होने वाला बच्चा लड़की हो या लड़का होगा, ये सब समझाऊंगा। पर सबसे पहले आपको ये समझना है कि मानव में लड़का या लड़की किस प्रकार होते हैं। तो मैं आपको समझा दूं, ये नर है, ये मादा है। ये नर और ये मादा। जो नर होता है, नर का जो वर्षण होते हैं, टेस्टिस होते हैं, वहां पर बनते हैं शुक्राणु। नर के जो वर्षण होते हैं वहां पर क्या बनते हैं, शुक्राणु, जिसको बोलते हैं स्पर्म। कहाँ बनते हैं, वर्षण में, टेस्टिस में। और जो मादा होता है उसके अंडाशय में बनते हैं ओवम। आपको एक चीज बता दूं कि जो नर का जो वर्षण होते हैं वहां पर बनते हैं शुक्राणु। वहां पर क्या बनते हैं, शुक्राणु, जिनको बोलते हैं स्पर्म। और जो मादा के अंडाशय होते हैं, मादा के गर्भाशय के दोनों तरफ 2 अंडाशय होते हैं, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसके दौरान वहां पर ओवम बनता है। जैसे मान लो आज मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुआ तो उसके 14वें दिन के समथिंग ओवम रिलीज होता है, जिसको बोलते हैं अंडाणु। तो मादा में क्या बनता है, अंडाणु, और पुरुष में क्या बनता है, शुक्राणु। जब पुरुष का शुक्राणु मादा की जो अंडाणु होता है फैलोपियन ट्यूब वहां जाता है और दोनों आपस में मिलते हैं। जब पुरुष का शुक्राणु और मादा का अंडाणु, जब मान लो मेंस्ट्रुएशन साइकिल 1 तारीख को स्टार्ट हुआ तो लगभग ये माना जाता है कि 14वें दिन वो ओवम रिलीज करता है, कौन, अंडाशय।
तो वो 4वें दिन वो अंडाशय और पुरुष का शुक्राणु जब मिलते हैं तो एक कोशिका बनती है जिसको बोलते हैं जाइगोट। समझा नहीं समझा? रुको मैं, पुरुष में बनते हैं शुक्राणु, मादा में बनता है अंडाणु। मादा में सिर्फ एक अंडाणु बनता है 1 महीने में, और पुरुष में एक बार में करोड़ों शुक्राणु होते हैं। तो जब पुरुष अपने शुक्राणु मादा की वेजाइना में डालता है तो उस दौरान दोनों को जो वेजाइना होती है वहाँ से वो शुक्राणु गति करते हुए उनकी फेलोपियन नलिका होती है, जो फेलोपियन ट्यूब होती है, वहाँ जाकर जो अंडाणु होता है उससे जुड़ जाते हैं और वहाँ उस अंडाणु में शुक्राणु प्रवेश करके वहाँ पर एक कोशिका बनाते हैं। उस कोशिका का नाम है जाइगोट, युग्मनज। नहीं समझे? अरे पुरुष का शुक्राणु और मादा का अंडाणु, पुरुष के जो शुक्राणु वहाँ जाएंगे, मिलेंगे और एक कोशिका बनेगी, फिर बोला युग्मनज या जाइगोट। और वो कोशिका फिर कहाँ जाती है? माता के गर्भाशय में, और वहाँ आकर वो धीरे धीरे बच्चे का रूप लेने लग जाती है। तो शुक्राणु और अंडाणु को मिलने की प्रक्रिया को बोलते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन, जो कहाँ होता है? मादा की फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में। शुक्राणु और अंडाणुओं के मिलने की प्रक्रिया को बोलते हैं निषेचन, और ये निषेचन होने के बाद में एक कोशिका बनती है जिसको बोलते हैं युग्मनज, जाइगोट। और ये जाइगोट आगे विकसित होकर मोरुला, गेस्टुला, ब्लास्टुला बना के बच्चे का निर्माण करता है। तो आप ये प्रक्रिया तो समझ गए। शुक्राणु पुरुष के मादा के अंडाणु से मिलेंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद ब्लास्टुला, गेस्टुला, मोरुला जो भी कुछ होते हैं वो विभिन्न स्टेज बन के एक बच्चा बनता है। बच्चा तैयार होने में लगभग 9 महीने लगता है। उसके शुरू के महीने में पहले दिल बनता है, फिर धीरे धीरे उसके हाथ पैर बनने लग जाते हैं, फिर अंगुलियां बनने लग जाती हैं। 5वें 6ठे महीने में उसके सिर पर बाल उगवा लग जाए, और 6 महीने तक तो लगभग वो बच्चा पूरा बॉडी कंप्लीट हो जाती है। फिर अगले 3 महीने में उसके शरीर का विकास होता है सिर्फ, है ना। 6 महीने तक एक बच्चे की जो आवश्यक जो सामान होता है, जो भी कुछ है, हाथ पैर अंगुलियां, सिर पे बाल वगैरह, ये हो जाते हैं कंप्लीट। फिर 3 महीने आगे बस उसका विकास होता है, उसका और डेवलपमेंट होता है। तो ये मादा और नर दोनों के युग्मकों के संलयन से ही बच्चे पैदा होते हैं। अब ये किस प्रकार से जो होने वाला बच्चा है वो लड़का है या लड़की है, ये किस प्रकार होता है, ये मैं इस आज के टॉपिक में समझाऊंगा। लिंग निर्धारण समझ गए आप कि जो होने वाला बच्चा है वो पुरुष होगा, लड़का होगा या लड़की होगी, ये प्रक्रिया क्या होती है? लिंग निर्धारण। ये कौन डिसाइड करता है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। अब आपको सबसे पहले एक चीज़ समझनी है कि जो पुरुष होते हैं और मादाएं होती हैं, जो मानव होता है उसमें 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? गुणसूत्र कितने? 46। मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46। 46 गुणसूत्र हैं तो एक का 2-2 का जोड़ा बनाएंगे तो टोटल जोड़े कितने हो गए भाई? 23। और जब 2 गुणसूत्र को मिला के एक जोड़ा बोलते हैं तो टोटल गुण जोड़े कितने हो गए? 23। तो आपसे कोई पूछे कि मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो आप या तो यूं बोल देना 46 गुणसूत्र, या ऐसे बोल सकते हो 23 जोड़े गुणसूत्र। नहीं समझा यार? अरे थाने कोई पूछ ले यार कि मानव में कितना गुणसूत्र पाया जाए, तो देखा ही क्या होगा? 46 गुणसूत्र पाए जाए यार, कहीं है। फिर कोई के जोड़ा में बता तो कह देगा कि 23 जोड़ा बता सको। तो मानव में 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र। एक मानव में नर हो चाहे मादा हो उसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कहने का मतलब उसमें 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46 में से जो 44 गुणसूत्र होते हैं वो चाहे नर हो और चाहे मादा हो, दोनों में सेम होते हैं, कोई फर्क नहीं होता है। टोटल मानव कशी हो चाहे नर हो चाहे मादा हो, सब में कितना गुणसूत्र पाया जाए भाई? 46। अब 46 में से जो 44 है वे तो बिल्कुल, चाहे मैं हूं चाहे कोई लड़की हो चाहे कोई बूढ़ी हो कोई जवान हो चाहे कोई हो, वे हमें 22 जोड़ा तो सब में सेम हुआ करें। कहने का मतलब 44 गुणसूत्र हैं वो तो सेम होते हैं, बाकी 2 गुणसूत्र हैं वो अलग होते हैं। तो जो सेम गुणसूत्र होते हैं उनको बोलते हैं ऑटोसोम। तो टोटल कितने गुणसूत्र सेम होते हैं? 44। कोई जोड़े में पूछ ले तो 22 जोड़े, और होते कितने टोटल? 46। जोड़े पूछ ले तो 23 जोड़ी। तो टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाए, जब 22 जोड़ी गुणसूत्र तो चाहे नर हो चाहे मादा हो दोनों में सेम हुआ करे, सिर्फ एक जोड़ी में फर्क हुआ करे, और वह एक जोड़ी ही
आगे होने वाला टाबर लड़को हो लो या लड़की हो ली, वह एक जोड़ी निर्धारित करे। तो समझ रहे हो हमारी बात? नहीं याद लगा शायद, फिर से सुनो कि जो मानव होता है, चाहे वो नर हो और चाहे मादा हो, उनमें 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कहने का मतलब उसमें 23 जोड़ी, 46 को जोड़ी में करोगे तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। उन 46 में से जो 44 गुणसूत्र होते हैं वो तो दोनों में सेम होते हैं, चाहे किसी को देख लो सब में सेम है। सिर्फ 2 गुणसूत्र में फर्क है, एक जोड़ी गुणसूत्र में फर्क है। जोड़ी और गुणसूत्र अलग बोल रहा हूँ। एक जोड़ी में कितने गुणसूत्र होते हैं? 2। तो सिर्फ एक जोड़ी गुणसूत्र में फर्क है, और वही फर्क है वो अपने बच्चे जो होने वाले हैं उनमें लड़का होगा या लड़की होगी, वो सिर्फ एक निर्धारित करता है। उस एक को बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। एक जोड़ी गुणसूत्र को बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। एक जोड़ी में कितने हो गए गुणसूत्र? 2। तो मानव में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 2। और जो ऑटोसोम होते हैं, जो सेम होते हैं, उनकी संख्या कितनी है? 44। समझ गए? तो जो 44 गुणसूत्र सेम होते हैं, 44, उनको बोलते हैं ऑटोसोम। और जो 2 गुणसूत्र होते हैं उनको बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। जो 44 गुणसूत्र होते हैं वो सेम होते हैं, उनको बोलते हैं ऑटोसोम या एलिंग गुणसूत्र। और जो 2 गुणसूत्र होते हैं वो निर्धारित करते हैं कि आपके जो होने वाला बच्चा है वो लड़का होगा या लड़की होगी। वो कौन निर्धारित करता है? 2 गुणसूत्र। उन गुणसूत्र को बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। तो इस प्रकार मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 का मतलब हो गया 23 जोड़े, जिनमें से 44 गुणसूत्र सेम होते हैं। कहने का मतलब 22 जोड़ी गुणसूत्र सेम होते हैं, बाकी 2 में फर्क होता है। वो 2 ही मानव में लिंग का निर्धारण करते हैं कि होने वाला लड़का होगा या लड़की होगी। इसमें कोई डाउट? अब आगे मैंने क्या बताया? 44 गुणसूत्र सेम होते हैं। ये नर है, यह क्या है? मादा। ये 44 गुणसूत्र टोटल कितना हुआ है? हर नर या मादा में 46। 44 तो इसमें गुणसूत्र सेम होते हैं, और 2 गुणसूत्र होते हैं। एक तो बोलते हैं एक्स, दूसरे को बोलते हैं वाई। समझ गए? इसमें 44 गुणसूत्र तो सेम है बिल्कुल, और जो एक गुणसूत्र 2 गुणसूत्र हैं, एक तो है एक्स एक है वाई, ये क्या होते हैं? अलग होते हैं। ऐसे ही मादा में 44 तो सेम है और 2 गुणसूत्र है एक्स एक्स। ये नर है, नर में 44 गुणसूत्र सेम है, इसमें भी 44 गुणसूत्र सेम है। ये दोनों 44 सेम है, पर एक चीज, एक गुणसूत्र 2 गुणसूत्र में फर्क है। इसमें अक्स वाई है, उसमें क्या है? अक्स एक्स है। जो नर होता है उसमें एक गुणसूत्र फर्क होता है, उस गुणसूत्र का नाम है अक्स वाई। नर में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? अक्स वाई। और मादा में कौन सा पाया जाता है? अक्स एक्स। और ये तो बिल्कुल सेम है 44। तो अब जो मान लो कि नर है, ये मादा है, दोनों का संयोजन होगा, दोनों के बीच में आपस में कोई कॉम्बिनेशन होगा, तो जो ये 44 और ये 44, इनमें तो कोई फर्क ही नहीं है। तो ये कोई मानव के लिंग निर्धारण में कोई डिसाइड नहीं करेंगे। अरे 44 तो सेम यार, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़े। अब बाकी फर्क कम है एक्स वाई में और एक्स एक्स में है। तो मान लो ये नर है, इसमें कौन सा गुणसूत्र है? एक्स वाई। और ये मादा है, इसमें कौन सा है? एक्स एक्स। जब एक्स एक्स गुणसूत्र होगा तो वो लड़की है, और जब एक्स वाई होगा तो वो क्या है? लड़का है। तो ये मान लो ये कोई पुरुष था, ये कोई पुरुष था। इसमें कौन से गुणसूत्र थे? एक्स वाई। 2 गुणसूत्र इसमें है, 2 गुणसूत्र इसमें है। जब इस पुरुष के और इस मादा के बीच में संयोजन हुआ, जब इस पुरुष के और इस मादा के बीच में संयोजन हुआ, तो ये संयोजन कैसे होता है कि ये अणुसूत्री विभाजन के द्वारा ये दोनों गुणसूत्र अलग अलग जाते हैं। या तो एक्स अलग हो जाएगा या वाई अलग जाएगा। ये 2 अलग अलग गुणसूत्र हो गए। ये भी 2 है, समझ रहे हो? अब जब पुरुष और मादा के बीच में संयोजन होगा तो इन दोनों में से एक ही जाएगा। जो भी कोशिका निषेचन होगा शुक्राणु का और अंडाणु का, तो एक शुक्राणु या तो एक्स होगा या वाई होगा, दोनों नहीं होंगे। इधर अंडाणु में भी या तो ये वाला एक्स होगा या ये वाला एक्स होगा।
इन दोनों के बीच में संयोजन होगा तो किस प्रकार बच्चा होगा। मान लो इस पुरुष के और इस मादा के बीच में संयोजन हुआ, और संयोजन हुआ तो इस पुरुष ने जब संयोजन किया तो इसका ये अक्ष गुणसूत्र है, ये बाहर आया और ये कहाँ चला गया, मादा के ओवम में, और मादा के ओवम में कौन सा गुणसूत्र था, अक्ष। तो ये दोनों क्या मिल गए, अक्ष और अक्ष दोनों मिल गए। और जब अक्ष अक्ष होता है तो वो क्या होती है, लड़का होता है लड़की। अरे मानव में अक्ष वाई होते हैं, उसमें क्या है, अक्ष अक्ष। तो मान लो जब दोनों के बीच में निषेचन हुआ तो इस पुरुष का कौन सा गुणसूत्र गया, अक्ष, और उसका कौन सा आया, अक्ष। तो जब दोनों अक्ष अक्ष मिले तो अक्ष अक्ष के मिलने पर क्या होगी, लड़की। अब अगली बार क्या हुआ, इस पुरुष का ये वाई गुणसूत्र गया, क्या गया, ये वाई गुणसूत्र गया, और इधर से ये अक्ष आ गया, इधर तो अक्ष फिक्स ही है, तो उधर से आया अक्ष, इधर से आया वाई, और जब अक्ष वाई बनते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्या होगा वहां पे, लड़का। अरे इसका वाई आया, उसका अक्ष आया, तो क्या होगा, लड़का। फिर अगली बार क्या होगा, मान लो ये वाला अक्ष गया, इधर वाला, समझ रहे हो, ये वाला, अब की बार ये वाला अक्ष गया, इधर वाला, और इधर वाला अक्ष आया, तो ये क्या हो गई, अक्ष अक्ष। फिर से ये वाला वाई गया, ये वाला अक्ष गया इस बार, तो क्या हुआ, अक्ष अक्ष, और फिर दोबारा से ये अक्ष वाई गए, तो क्या बन गया, अक्ष वाई। तो इस प्रकार देखो, जहां पर लिंग का निर्धारण होगा तो पुरुष करेगा लिंग निर्धारण। अगर पुरुष का वाई गुणसूत्र महिला के पास जाएगा तो वो लड़का होगा, और अगर पुरुष का अक्ष गुणसूत्र जाएगा तो वहां जो उत्पन्न होने वाली संतति है वो क्या होगी, लड़की होगी। तो लिंग का निर्धारण मुख्यतः कौन करता है, पुरुष, क्योंकि उसके पास ही वेराइटी है। इधर तो चाहे से कुछ ही आओ, अक्ष और चाहे वाई हो आओ, इधर से तो सिर्फ अक्ष है, इधर से क्या जाएगा, सिर्फ अक्ष। तो अक्ष का कोई रोल पड़ रहा है क्या, अक्ष अक्ष तो हो जाएंगे तो लड़की हो जाएगी, और अगर अक्ष वाई आ गया, अगर पुरुष का वाई गुणसूत्र आ जाएगा तो इसका मतलब है लड़का होगा। तो कोई भी पुरुष है, उसका अगर वाई गुणसूत्र उसके निषेचन के समय पहुंच जाता है तो उसका मतलब है लड़का होगा, और अगर अक्ष पहुंचता है तो उधर तो फिक्स है, अक्ष ही रहेगा। लड़की के पास तो जो भाई महिला है उसके पास तो अक्ष अक्ष गुणसूत्र होते हैं, वो लिंग निर्धारण में कोई भूमिका नहीं होती, उसको तो कह देती है कि भाई मेरे पास तो अक्ष है। अब तेरा अक्ष आएगा तो लड़की हो जाएगी, और अगर तेरा वाई आएगा तो लड़का हो जाएगा। इसमें लड़की का कोई रोल भी नहीं होता है कि लड़का होगा या लड़की होगी, ये सब जिम्मेदारी किसकी होती है, पुरुष की। अब पुरुष का कौन सा गुणसूत्र जाएगा वो डिपेंड करेगा। अगर अक्ष वाला चला जाएगा तो अक्ष अक्ष हो जाएंगे, अक्ष अक्ष हो जाएंगे तो लड़की हो जाएगी, और अगर पुरुष का वाई गुणसूत्र चला जाएगा तो अक्ष वाई हो जाएंगे, और अक्ष वाई होने पर क्या होता है, लड़का। तो किसी भी महिला के लड़का होगा या लड़की होगी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है भाई, महिला या पुरुष? तो कौन है, पुरुष, क्योंकि पुरुष का वाई जाएगा तो ही लड़का होगा। तो एक महिला के लड़का या लड़की होने की प्रायिकता कितनी है, 50-50%। लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, क्योंकि अगर लड़के के अक्ष गुणसूत्र चला गया तो लड़का ही लड़की होगी, और वाई चला गया तो लड़का होगा। तो अक्ष और वाई जाने की प्रायिकता कितनी है, 50-50, या तो अक्ष जाएगा या वाई जाएगा, दूसरा तो कोई है ही नहीं ना। तो 50-50% है, लड़का होगा या लड़की होगी। तो किसी भी महिला के प्रश्न आ जाए कि महिला के लड़का या लड़की होने की प्रायिकता कितनी है, परसेंटेज 50% है। तो इस प्रकार मैंने आज मानव में लिंग निर्धारण बताया कि मानव का जो शुक्राणु होता है मादा के अंडाणु से जाकर मिलता है, और उस मिलने की प्रक्रिया को बोलते हैं निषेचन। निषेचन कहाँ होता है, महिला के जो फेलोपियन ट्यूब होती है वहाँ पर ये निषेचन होता है। निषेचन होने के बाद में जो कोशिका बनती है, जिसका जो कोशिका होती है उसको बोलते हैं जाइगोट, यानी कि युग्मनज। और ये युग्मनज बाद में विकसित होकर मोरुला, प्लास्टुला, गेस्टुला बना के बच्चे का विकास करता है। अब जो पुरुष का शुक्राणु गया वहां मादा के ओवरी में अंडाशय से मिलने के लिए, अंडाणु से मिलने के लिए, उसमें अक्ष गुणसूत्र था अगर, तो उसमें तो फिक्स है कि अक्ष अक्ष रहेगा। तो वो अगर अक्ष था तो वहां क्या हो जाएगी, लड़की। और अगर पुरुष का वाई गुणसूत्र जाकर उससे मिलता है तो वो क्या हो जाएगा, लड़का।
तो एक नर ही डिसाइड करता है कि भाई भी छोरो होलो या छोरी होली, इसके लिए आदमी जिम्मेदार है, कभी भी लुगाई जिम्मेदार नहीं हुआ करे। तो कभी भी मैंने देखा है गांव में बहुत से लोग जिम्मेदार ठहराते हैं कि तो छोरी छोरी हो रही है दूसरों ब्याह कर ले। अरे गलती भी लुगाई की को ना भाई साहब, आदमी में देखो, आदमी छोरी भी की वजह से नहीं हो रही, भी के पास तो फिक्स है अक्ष गुणसूत्री रहो, तो ये डिसाइड कौन करेगो, छोरो। तो लुगाई बदलवा सु छोरो ना हो गया करे, आदमी बदलवा सु या करे। तो समझ रहे हो हमारी बात। मैंने बताया कि हर महिला या पुरुष में 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्रों में से 44 गुणसूत्र सेम होते हैं जिनको बोलते हैं ऑटोसोम। 2 गुणसूत्र अलग होते हैं, या तो महिला है तो उसमें XX होंगे और पुरुष होगा तो उसमें XY होंगे। सिर्फ 2 गुणसूत्र अलग होते हैं जिनको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र। हिंदी में लिंग गुणसूत्र, इंग्लिश में बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। और जो 44 होते हैं वो सेम होते हैं, उनको बोलते हैं ऑटोसोम। अब अगर महिला और पुरुष दोनों के बीच में आपस में संलग्न होगा तो जो बनने वाली संतति है उसमें अगर X क्रोमोसोम जाएगा पुरुष का तो लड़की होगी, और अगर Y जाएगा तो लड़का होगा। दोनों की चांस होने के 50-50 रहेंगे। तो XX इधर तो मादा में और उधर क्या है XY पुरुष में, तो X का X जाएगा, उधर का X आएगा तो XX हो जाएंगे लड़की, और अगर पुरुष का Y जाएगा और उधर से X आएगा तो XY लड़का। तो इस प्रकार मानव में जो लिंग निर्धारण है भाइयों, वो कौन डिसाइड करता है, पुरुष। पुरुष का अगर Y गुणसूत्र जाएगा निषेचन के समय अंडाणु से मिलने के लिए तो लड़का हो जाएगा, और अगर गलती से X चला गया तो लड़की हो जाएगी। तो थे भी ध्यान रख जो भाई और कहने का मतलब ये देखो बेसिक चीज है, आपके 10वीं का टॉपिक है, इस वजह से ये समझाया मैंने कि मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो आप लिंग निर्धारण सा प्रश्न आ जाए तो आप बता देना कि ऐसे ऐसे 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, कहने का मतलब 46 होते हैं, जिनमें 44 सेम होते हैं, 2 अलग होते हैं, और 2 अलग अलग कौन कौन से होते हैं, एक मादा में तो XX, पुरुष में XY। और जब दोनों आपस में मिलेंगे तो किस प्रकार लड़का होगा, किस प्रकार लड़की होगी, आपस में इनको यूं ये ग्राफ बना के यूं कर देना है। इधर से X ले लेना है, इधर से X ले लेना है, इधर से Y ले लेना है, उधर से X ले लेना है, और फिर जो भी बन रहा है वो बता देना है। इस प्रकार मानव में लिंग का निर्धारण होता है। तो भाइयों पढ़ाई लिखाई करवा लग जाओ, समझ रहे हो, ये आपके प्रश्न आ सकता है 10वीं में, तो इसको कर दोगे आप, मेरे को उम्मीद है। और फिर भी नहीं कर पाओ तो भाई इससे फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो बढ़िया, फिर मौज कर रहे हो, मौज करने के साथ साथ पढ़े भी जाओ ताकि काम आसी। बोर्ड में मुंडा फाड़ोगा नहीं तो यूँ पट्टी गिनोगा भाई स्कूल का चोरा हो रहा कह रहे तो कोई नहीं बताओगे। 10वीं में 80% बना ले होगा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। 11th-12th में साइंस बायोलॉजी वगैरह कुछ भी ले ले होगा तो ज़िंदगी पे फोकस बन जाएगा। मैं नहीं कहता कि आर्ट्स वाले बच्चे भी नहीं पढ़ते, पर आर्ट्स में जाने के बाद में बच्चों को क्या माहौल इस प्रकार का नहीं मिल पाता जिस प्रकार को वे डिजर्व किया करें। तो अच्छे पढ़ाओ, परसेंटेज विज्ञान गणित को अच्छे से पढ़ो क्योंकि ये आगे भविष्य में बहुत काम आएंगे। तो पूरा फोकस ध्यान पढ़ाई पे रखो। 2 महीने की बात है ताकि 10वीं वाला की, फिर बाद में तो एग्जाम चालू हो जाएगी। तो पढ़ाई को टाइम अब सिर्फ 2 महीना बच रहा है। अभी हाफ ईयरली चल रही है अर्धवार्षिक खत्म होने के बाद में आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं। उन 2 महीनों में आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे भाई आपके ऊपर है। आपकी ज़िंदगी यह 2 महीना डिसाइड करेगा कि थे बेलदारी करोला या कटे कुर्सी तोड़ोगा। दुनिया में आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है। तो 5-7 घंटा पढ़ो, कहीं जोर आ रहा है यार था। मैं तो यार 10-10, 15-15 घंटा पढ़ेड़ा है, थे भी पढ़ लिया। बाकी कुछ समझ नहीं आया तो क्लास में आके पूछो, हमारे से कहीं पूछो, ऑनलाइन फोन करके पूछो भाई। पूछना तो पढ़ सी बना पूछा, मैंने कोई सपनों थोड़ी आवा कि तन यो नहीं आ रहे। तो पढ़ाई में ध्यान दो पूरा, सब सब्जेक्ट को बराबर पढ़ना स्टार्ट कर दो। घंटे 2 घंटे पढ़ो। ये बिना काम की राजनीति इधर उधर बैठना घूमना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना और कहीं वहाँ घूमने जा रहे हैं वो सब बाद में कर लेना यार। सब हटे ही रहसी, कटिंग नहीं जासी जासी तो था वो टाइम जासी। यो टाइम है नौकरी लागबा को, पढ़ लिख के कुछ अच्छा बनने को। बाद में तो घणो ही टाइम है यार था, नौकरी नहीं लगे तो फिर घूमता रहिए, जिमता रहिए। 1-2 साल छोड़ दियो कहीं जोर आ रहे हो, अच्छे घणो ही टाइम है। अच्छा तो फिर अगर बढ़िया सेटल होगा तो था क्या ले 2-4 आदमी तो परमानेंट रहेगा। समझ रहे हो। पढ़ाई करो, मस्त रहो। अच्छी सी चीज़ समझ ना आए तो पूछ लीजिए भाई, फोन कर लीजिए बस कि सर मेरा आज समझ में नहीं आ रही है, मैं समझाऊंगा भाई। मारा कहीं जोर आ रहे है, मन आ रही है तो मैं समझा दूंगा, नहीं आओगे तो मैं कटे से समझाऊंगा। तो फोन कर लेना, इस पे पूछ लेना, यूट्यूब पे पूछ लेना, कुछ भी हो। तो चीज़ों को समझो बस, रटना नहीं है, समझो। रट के कतरों की याद कर लिया थे, कच्छू नहीं है भाई याद।
रटने से याद नहीं होता, रटने से बस यूं कैसा यूं निकल जाता है। चीज़ों को समझना पड़ता है कि किस प्रकार लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, अलिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, कितनी जोड़ी होते हैं, अक्स जाएगा तो क्या होगा, वाई जाएगा तो क्या होगा, ये चीज़ दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। चलो ठीक है भाइयों, मिलते हैं फिर दोबारा कदे। अभी के लिए इतने गणों है, पाचा और देख से मैं था गया। ठीक है, राम राम साहब।